स्वागत आप सभी का। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं मेरे उन साथियों से जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए पीजी लेवल का ये जो टॉपिक है द वेस्टलैंड, वहाँ से मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है लेकर के आया हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं एक से बढ़कर के एक हैं, बेहतर नहीं बेहतर से भी बेहतरीन हैं, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में मददगार साबित होंगे। ठीक है, आज का जो वीडियो ये जो रहेगा ये आपका एमसीक्यू का रहेगा। आपको यदि फुल फ्लेजेड पूरे वीडियोज यदि आपको चाहिए तो फिर आप हमारे ऐप स्काई एजुकेयर में वहाँ आप विजिट करें। स्काई एजुकेयर ऐप मोबाइल में डाउनलोड करें और हमारे जो कोर्सेज हैं इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड, ये सारे आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट जो हैं वो भी आपके लिए चल रहे हैं। ठीक है, पूरी जानकारी आपको ऐप पर मिल जाएगी। खैर, हम शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, द वेस्टलैंड रिफ्लेक्ट एंड दिखाना, दर्शाना, शो करना। द डिसइल्यूजनमेंट का मतलब क्या होता है? किसी वहम का टूटना, भ्रम का टूटना, खत्म होना। फॉलोइंग विच हिस्ट्रिकल इवेंट, ऐसी कौन सी ऐतिहासिक घटना है जिसके पश्चात वेस्टलैंड ने, उस घटना के पश्चात लोगों की जो आंखें खुली, जो वहम उनका टूटा, भ्रम टूटा, ठीक है, उस वहम के टूटने को अर्थात डिसइल्यूजनमेंट को दिखाती है वेस्टलैंड। ये कौन सी हिस्ट्रिकल इवेंट है? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द ग्रेट डिप्रेशन नहीं है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन भी नहीं है। सही जवाब है आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध। क्योंकि ये आपकी जो पोएम है उसका पब्लिकेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये पब्लिश कब हुई थी। ये हुई थी आपकी दिसंबर 1922 में। ठीक, ये वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ ही था, तो उसके बाद के दौर की है ये, तो याद रखिएगा इस चीज को। अगला सवाल है, द टाइटल द वेस्टलैंड, ये जो शीर्षक है द वेस्टलैंड अल्यूड्स टू, इसका अल्यूशन, इसका रेफरेंस कौन सी पुस्तक से जुड़ा हुआ है? या सीधे सीधे यो कहिए कि ये जो प्रश्न है, सॉरी, ये जो टाइटल है ये लिया कहाँ से गया है? तो इसका सही जवाब द बाइबल नहीं होगा। शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर के नाटक भी नहीं है, और नॉर्स माइथोलॉजी भी नहीं है। इसका सही जवाब है द ग्रेल लीजेंड। जी हाँ, द ग्रेल लीजेंड, ये नाम आपको जरूर जरूर याद रखना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 3 पे चलें। व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल टी.एस. इलियट कंसिडर्ड फॉर द वेस्टलैंड? यानी टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड जो पोएम है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या सोच रखा था? यानी ये जो द वेस्टलैंड टाइटल है, पहले ये टाइटल इसका नहीं था, कुछ और था। तो वो कौन सा टाइटल था? ये प्रश्न जरूर जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द हॉलो मैन नहीं है। द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो ही गया द वेस्टलैंड का, तो ये भी इसका ओरिजिनल टाइटल नहीं है। ए गेम ऑफ चेस, ये भी नहीं है। तो सही जवाब आपका ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। क्लियर? और ये जो टाइटल है इसके बारे में थोड़ी सी एक चीज आप और याद रखिएगा। ये जो टाइटल है इट वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड, ये प्रेरित था किससे? ये चार्ल्स डिकिंस का एक नोवेल है, चार्ल्स डिकिंस, इनका एक नोवेल है आवर म्यूचुअल फ्रेंड। इस नोवेल से ये टाइटल इंस्पायर्ड था। ही डू द पुलिस, ये इसका ओरिजिनल टाइटल था पहले टी.एस. इलियट के दिमाग में, और ये टाइटल इंस्पायर्ड है चार्ल्स डिकिंस के नोवेल आवर म्यूचुअल फ्रेंड, वहां से। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला सवाल,
द टाइटल ऑफ द फर्स्ट सेक्शन, ये जो पहला सेक्शन है, द बेरियल ऑफ द डेड, इसको ब्यूरियल नहीं बेरियल पढ़ेंगे। द बेरियल ऑफ द डेड इज टेकन फ्रॉम, ये टाइटल कहां से लिया गया है। ठीक है, आपके 5 सेक्शंस हैं, इनके 5 के टाइटल्स हैं, ये टाइटल्स कहाँ से लिए गए हैं या कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, इनका आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलते हैं सवाल पे, क्या ये बाइबल से प्रेरित है? नहीं। द एंग्लिकन बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, जी हाँ, द एंग्लिकन बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, ठीक है, वहां से ये लिए गए टाइटल। कौन सा? द बेरियल ऑफ द डेड। क्लियर? इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, ये जो एंग्लिकन बुक ऑफ कॉमन प्रेयर है, ठीक, इज प्राइमरीली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन सर्विसेज, ये ईसाइयत की, क्रिश्चियनिटी की किस तरह की सर्विसेज में ये पुस्तक जो है काम में आती है? तो याद रखिएगा, प्रोटेस्टेंट चर्च सेरेमनीज, आप सिर्फ इतना भी याद रख लेंगे तो भी आपके लिए सही है। ठीक है, ये चर्च सेरेमनीज, और खास तौर से जब किसी मुर्दा व्यक्ति को दफन किया जाता है, द बेरियल ऑफ द डेड, है ना, तब ये पुस्तक जो है, इसकी जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। तो चर्च सेरेमनीज जो है उनको परफॉर्म करने के लिए ये पुस्तक है एंग्लिकन बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। क्लियर? वहां से इसको लिया गया है। फिर अगला सवाल है, द टाइटल ऑफ द सेकंड सेक्शन, दूसरा जो सेक्शन है, ए गेम ऑफ चेस इज इंस्पायर्ड बाय, ये कहां से इंस्पायर्ड है? शेक्सपियर्स एंटोनियन क्लियोपेट्रा? नहीं। टॉमस मिडिल्टन्स अ गेम एट चेस, ये यहां से प्रेरित है टाइटल, याद रखिएगा। ए गेम ऑफ चेस कहां से लिया गया टाइटल है? टॉमस मिडिल्टन है, वो उनकी रचना है ए गेम एट चेस, वहां से ये टाइटल लिया गया है। तो दूसरे सेक्शन का टाइटल भी अपन ने पता कर लिया। फिर तीसरा सेक्शन, द टाइटल ऑफ द थर्ड सेक्शन, द फायर सरमन, ये जो तीसरा सेक्शन है फायर सरमन, ठीक है, ये जो टाइटल है कहां से लिया गया है? नीचे से चलते हैं, ग्रीक माइथोलॉजी से? नहीं। द बुक ऑफ रिवलेशन? नहीं। अ सरमन बाय सेंट ऑगस्टाइन, यहां से भी नहीं लिया गया, ये लिया गया है द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, अर्थात जो बुद्ध थे उनके जो उपदेश थे उनसे प्रेरित है ये टाइटल द फायर सरमन। क्लियर? अगला सवाल नंबर 8, द टाइटल ऑफ द फोर्थ सेक्शन, जो चौथा सेक्शन है, डेथ बाय वाटर इज एन अल्यूशन टू, इसका संबंध किससे है? द बाइबल्स स्टोरी ऑफ नोहाज फ्लड, नोह की जो बाढ़ है बाइबल में कहानी है, क्या उससे जुड़ा हुआ है? नहीं। द ड्राउनिंग ऑफ ओफिलिया इन हैमलेट, हैमलेट के अंदर ओफिलिया का पानी में डूबना, क्या उससे प्रेरित है डेथ बाय वाटर? नहीं। द फेट ऑफ द फनीशियन सेलर इन मैडम सोसोस्ट्रिस टैरो रीडिंग, जो मैडम सोसोस्ट्रिस हैं, जो टैरो कार्ड रीडर हैं, ठीक है, वहां पर जो फनीशियन सेलर है उसके फेट, उसके भाग्य के बारे में बताया जाता है कि डेथ बाय वाटर, की तुम्हारी मृत्यु जो है वो किससे होगी? पानी में डूबने से होगी। तो ये जो चौथा जो आपका सेक्शन है उसका संबंध किससे है? सी, द फेट ऑफ द फनीशियन सेलर इन मैडम सोसोस्ट्रिस टैरो रीडिंग। क्लियर? ठीक है। फिर सवाल नंबर 9 पे चलते हैं, जो अंतिम आपका सेक्शन है, सेक्शन 5, जिसका टाइटल है व्हाट द थंडर सेड, उससे जुड़ा हुआ है सवाल। ठीक है, ये सवाल, सॉरी, ये टाइटल जो है ये कहां से इंस्पायर्ड है, ऐसा पूछा गया है। नीचे चलते हैं, ए स्पीच बाय विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल की स्पीच से प्रेरित है क्या? नहीं। ए पैसेज फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट, क्या पैराडाइज लॉस्ट से प्रेरित है? नहीं। नॉर्स माइथोलॉजी? नहीं, वहां से भी नहीं है। सही जवाब है हिंदू स्क्रिप्चर, हिंदू धार्मिक ग्रंथ उपनिषद, द बृहदारण्यक उपनिषद, वहां से ये टाइटल जो है लिया गया है। ठीक है, वहां से ये इंस्पायर्ड है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आगे बढ़ जाइए, सवाल नंबर है 10। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। द एपिग्राफ, पोएम के प्रारंभ में क्या दे रखा है? एपिग्राफ दे रखा है।
ठीक है, द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज टेकन फ्रॉम विच लिटरेरी वर्क। ये जो एपिग्राफ लिया गया है ये कौन सी साहित्यिक रचना से लिया गया है? ठीक है, द डिवाइन कॉमेडिया नहीं, वहां से नहीं है, दांते का है। द सैटिरिकॉन, यस ये आपका सही जवाब है। मेटामॉर्फोसिस भी नहीं है, एनियड भी नहीं है। सही जवाब क्या है? सैटिरिकॉन। ठीक है, और ये लिखा किसने है उससे जुड़ा हुआ सवाल आगे आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका लिखा गया है पेट्रोनियस के द्वारा। किसने लिखा इसको? पेट्रोनियस ने लिखा है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको जब पोएम पढ़ाई थी तो वहां पर काफी विस्तार से मैंने आपको बता रखा है, जैसा कि आप यहां देख रखे होंगे। ये मैंने जो क्लासरूम की जो स्लाइड है वो आपके लिए ली है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। यहां पे देखिएगा, यहां पे बिल्कुल साफ तौर पे अपन ने लिख रखा है, एपिग्राफ टेकन फ्रॉम एंशिएंट रोमन पोएट पेट्रोनियस द सैटिरिकॉन। कहां से लिया गया है? रोमन पोएट थे पेट्रोनियस, ठीक है, उनकी रचना है द सैटिरिकॉन। क्लियर? वहां से ये लिया गया है। और ये स्लाइड कहां की है? अपनी क्लासरूम टीचिंग की है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैंने यहां पे इंसर्ट कर रखी है, बीच में डाल रखी है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड पे। सवाल क्या है? ठीक है, अब इस सवाल का आप आराम से जवाब दे सकते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द सैटिरिकॉन फ्रॉम विच द एपिग्राफ इज टेकन। इसका राइटर कौन है, इसका ऑथर कौन है? तो अभी अपन ने देखा ही था, पेट्रोनियस ये सही जवाब है। ठीक है, पेट्रोनियस इसके ऑथर हैं। फिर सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर का सवाल है, अच्छा सवाल है। सवाल क्या है पहले ये आप सुनिएगा। द वेस्टलैंड इंक्लूड्स फ्रेजेस इन विच लैंग्वेजेस, अर्थात सीधा सीधा यूं कहूं कि वेस्टलैंड जो पोएम है उसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें सीधे सही जवाब पे ले चलता हूं आपको। वैसा ट्राई कर लो आप। ओनली इंग्लिश नहीं, केवल इंग्लिश नहीं है, एपिग्राफ आप उठा के देखोगे, देखो यहाँ पे एपिग्राफ में ये कौन सी लैंग्वेज आ रही है? लैटिन आ रही है, ग्रीक आ रही है ना, कौन सी आ रही है? तो ओनली इंग्लिश सही जवाब नहीं है। इंग्लिश एंड लैटिन नहीं, ग्रीक भी है साथ में। ठीक, इंग्लिश एंड फ्रेंच ओनली नहीं। कौन कौन सी भाषाएं हैं देखिएगा, सही जवाब ये है आपका, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन एंड संस्कृत। कुल मिलाकर के कितनी लैंग्वेजेस को काम में लिया गया है? 6 भाषाओं को काम में लिया गया है। कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं यहां पर काम में ली गई हैं। ये प्रश्न जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एपिग्राफ में कितनी लैंग्वेजेस हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, उसका जवाब अभी अपन लेंगे। थोड़ा सा अगले प्रश्न पे पहले चल लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हु इज द स्पीकर इन द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड पोएम का जो एपिग्राफ है उसमें स्पीकर कौन है? ठीक है, अर्थात ये एपिग्राफ कौन बोल रहा है? तो ये है टायरेसिस नहीं, दांते नहीं, मैडम सोसोस्ट्रिस नहीं। सही जवाब है सिबिल ऑफ कुमाऊ। सिबिल ऑफ कुमाऊ। ठीक है, सिबिल जो है वो इसकी स्पीकर है, जो कहां की है? कुमाऊं की रहने वाली है। क्लियर? क्या है उसका थोड़ा सा देखिएगा जरा। मैंने एक तस्वीर आपके लिए यहां पे बनवा के रखी है कि सिबिल जो है कुछ इस तरह की दिखती है ना। यहां पे आपको शायद दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। These lines refer to the सिबिल ऑफ कुमाऊं। ये लाइन्स कौन सी लाइन्स? ये जो एपिग्राफ की जो पंक्तियां हैं उनकी बात चल रही है। ठीक है, एपिग्राफ की जो पंक्तियां हैं, ठीक है, अर्थात एपिग्राफ जो है उसका संबंध किससे है? द सिबिल ऑफ कुमाऊं से है, जो कौन है? ए प्रोफेटिस, अर्थात भविष्यवक्ता। फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजी, ये भी एक प्रश्न तैयार होता है। सिबिल ऑफ कुमाऊं, ठीक है, ये क्या है? प्रोफेटिस हैं। इनका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेस करना, भविष्यवाणी करना। ठीक है, लोगों का भविष्य देखना, बताना। कहां से जुड़ी हुई हैं? ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, है ना। इसका जिक्र जो है ग्रीक माइथोलॉजी, रोमन माइथोलॉजी में मिलता है, याद रखिएगा।
शी वॉज ग्रांटेड इमोर्टलिटी बाय द गॉड अपोलो, और जो गॉड अपोलो हैं उन्होंने सिबिल को अमर होने का वरदान दिया। एंड एज शी लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स, और इनको जिंदा रहते बहुत 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 साल बीत गए। शी बिकेम ओल्ड एंड फ्रेल, और वक्त के साथ में बूढ़ी हो गई और दुर्बल हो गई, लेकिन अमर है इसलिए मर नहीं सकते। इवेंचुअली शी वॉज ट्रैप्ड इन ए केज। आगे कुछ घटनाक्रम यूं होता है कि इनको एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड वेन पीपल आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड, और जब लोगों ने उससे पूछा क्या चाहती हो तुम, शी रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहती हूं। ये उसने जवाब दिया। तो यहां पर कई सारे प्रश्न जो है तैयार होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे रेफरेंस की, तो रेफरेंस किसका था? सिबिल ऑफ कुमाऊं का था। इस बीच में मैं आपको एक बार फिर से जानकारी दे दूं कि पूरा जो कोर्स यदि आपको चाहिए, इस तरह से कोर्स जो है डिज़ाइन किया गया आपके लिए, सारी चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में घूमने लग जाती हैं तस्वीरों के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपको पूरा कोर्स चाहिए तो फिर आपको आना है स्काई एजुकेयर ऐप पर, अपने मोबाइल फ़ोन में स्काई एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रखे हैं 9928549654। इन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं यदि आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। आपको मिलेगा क्या? आपको इंग्लिश का फर्स्ट ग्रेड का पूरा कोर्स मिलेगा। सेकंड ग्रेड की यदि आप तैयारी करें तो उसका भी आपको कंप्लीट कोर्स जो है मिल जाएगा। दोनों का आपको कॉम्बो यदि चाहिए तो ये कॉम्बो कोर्स भी आपके लिए बनाया गया है। इसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स मिल जाते हैं, ई नोट्स मिल जाते हैं, पीडीएफ्स जो कि प्रिंटेबल फाइल के तौर पे होती हैं वो आपको मिल जाती हैं, टेस्ट एंड क्विजेस भी आपको मिलते हैं, और चैट सपोर्ट भी मिलता है, इवन पर्सनल असिस्टेंस भी आपको मिलता है। ये सारी चीज़ें एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स के साथ में आपके लिए अवेलेबल हैं स्काई एजुकेयर ऐप पे, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अपने मोबाइल में फटाफट से आप डाउनलोड कर लीजिए स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप। अगले सवाल पे बढ़ चलते हैं। अगला सवाल है, द सिबिल ऑफ कुमाऊं मेंशन्ड इन द एपिग्राफ was granted immortality by which god? सिबिल ऑफ कुमाऊं जो है उनको इमोर्टलिटी जो है वो किस गॉड ने प्रदान करी थी? तो अभी अपन ने देखा ही था, ये गॉड कौन से थे? गॉड अपोलो थे, ठीक है। ये आपका सही जवाब है। यहां पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन द एपिग्राफ द सिबिल ऑफ कुमाऊं एक्सप्रेसेस हर विश टू। सिबिल ऑफ कुमाऊं जो है वो अपनी इच्छा जाहिर करती है, और वो इच्छा किस चीज की थी? ठीक है, वो थी टू डाई, मरने की इच्छा थी। अभी अपन ने यहाँ जो पीछे स्लाइड गई थी उस पर देखा था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कितने सारे सवाल जो है या अकेले एपिग्राफ से ही निकलेंगे, तो पूरी पोएम से तो ठीक है हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन जो है तो तैयार होने ही होने हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डज द सिबिल ऑफ कुमाऊं विश टू डाई? ठीक है, सिबिल ऑफ कुमाऊं मरना क्यों चाहती थी? सीधा सा कारण है, शी हैज बिकम फिजिकली वीक बट कैन नॉट डाई। वो फिजिकली वीक हो गई थी लेकिन मर नहीं सकती थी, ठीक है। तो उसने सोचा कि शरीर कमजोर हो चुका, ना मैं चल सकती हूँ ना फिर सकती हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है, इसलिए मरना श्रेयस्कर है। इसलिए उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मर जाऊं, ठीक है। उसकी क्या थी? ख्वाहिश थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 का है, व्हाट रोल डिड एजरा पाउंड प्ले इन शेपिंग द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड जो पोएम है इसको आकार देने में, शेप देने में एजरा पाउंड जो कि टी.एस. एलियट के मित्र थे उनकी क्या भूमिका है? ठीक है, तो भूमिका के बारे में आपको ये बता दूं कि लगभग ये पोएम, ओरिजिनल पोएम जो थी ये 800 लाइंस से भी कुछ ज़्यादा लाइंस इसमें थी, और इसको जो फाइनल जो इसका शेप जो दिया गया वो एजरा पाउंड के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो देखिएगा, ही को रॉट द पोएम विद एलियट, नहीं, उसने पोएम को लिखने में सहयोग नहीं किया। ही प्रोवाइडेड एक्सटेंसिव एडिट्स, उसने सघन इसका संपादन किया, बिल्कुल सही बात है। हेल्पिंग टू शेप इट्स फाइनल फॉर्म, इसका जो फाइनल रूप है कितनी पंक्तियों का? 433 433 पंक्तियों का,
ठीक है, अंत में जिसको आकार दिया गया वो आकार इन्होंने ही दिया है। तो सही जवाब इसमें क्या है? ऑप्शन बी, ही प्रोवाइडेड एक्सटेंसिव एडिट्स हेल्पिंग टू शेप इट्स फाइनल फॉर्म। ये आपका सही जवाब इसका रहेगा। ठीक है, फिर अगला सवाल, हाउ डज टी.एस. एलियट रेफर टू एजरा पाउंड इन द डेडिकेशन ऑफ द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड पोएम को डेडिकेट किया है टी.एस. एलियट ने अपने मित्र एजरा पाउंड को। किस तरह से किया है? एपिग्राफ के अंदर क्या किया उन्होंने एपिग्राफ के अंदर एक पंक्ति इनके लिए यूज करी है, वो है इल मिग्लियोर फैब्रो। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है वो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एजरा पाउंड, यहां पे देखिएगा जो क्लासरूम की जो स्लाइड है वो मैंने आपके सामने रखी है यहां पे, फॉर एजरा पाउंड इल मिग्लियोर फैब्रो, जिसका मतलब होता है द डेडिकेटेड टू द पर्सन हु इज द बेस्ट क्राफ्ट्समैन। इल मिग्लियोर फैब्रो का मतलब है द बेस्ट क्राफ्ट्समैन। ये कह करके इन शब्दों का तोहफा जो है एजरा पाउंड के कदमों में रखा है टी.एस. एलियट ने। इस पोएम को समर्पित किया कि महाराज आप ही ने इसको क्राफ्ट किया है। मैंने तो 800 से ज़्यादा पंक्तियां लिख दी थी, एक बड़ा सा पत्थर था 800 पंक्तियों का, और छेनी और हथौड़ा चला चला करके 433 पंक्तियों की बहुत ही खूबसूरत पोएम जो है आपने तैयार कर दी इसमें से। इसलिए मैं आपको एक बेहतरीन क्राफ्ट्समैन मानता हूं, इसलिए इस एपिग्राफ में ये पोएम आपको डेडिकेट करता हूं। ये बात कौन कहता है? टी.एस. एलियट कहता है एपिग्राफ वाले पोर्शन के एंड में। ठीक है, हाँ, इसमें कितनी भाषाएं जो है काम में ली गई थी वो आप देख सकते हैं। इसमें लैटिन है, ग्रीक है, इंग्लिश है और इटालियन है। 4 भाषाएं एपिग्राफ में काम में ली गई हैं। लैटिन है, ग्रीक है, इंग्लिश है और इटालियन है। ठीक है, कहां कहां किस तरह से काम में ली गई है वो आप यहां देख सकते हैं। ज्यादा डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए तो फिर आप हमारे फुल फ्लेजेड कोर्स में आप इनवाइटेड हैं। करना आपको सिर्फ इतना ही है, अपने मोबाइल फोन में स्काई एजुकेटर ऐप को डाउनलोड करना है और फर्स्ट ग्रेड का कोर्स जो है परचेज करना है। सारा मटेरियल आपको वहां पे डिटेल में मिल जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 19 है, व्हाट इज द फेमस ओपनिंग लाइन ऑफ द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड की जो प्रसिद्ध चर्चित ओपनिंग लाइन है कौन सी है? अप्रैल इज द काइंडेस्ट मंथ, नहीं भैया। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, यस, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ये इसकी ओपनिंग लाइन है, याद रखिएगा। क्लियर है? अब एक चीज और, वो इस सवाल में जुड़ी वो चीज क्या है कि विच सीजन डज द स्पीकर आयरॉनिकली डिस्क्राइब एज क्रूलेस्ट? ये जो अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ है ना, तो अप्रैल में कौन सी सीजन है जिसका आयरॉनिकली जिक्र कर रहा है ये पोइट? तो ध्यान दीजिएगा, अप्रैल में हमारे यहां तो भाई सब गर्मियां चालू हो जाती हैं, लेकिन वहां का मतलब इंग्लिस्तान में यानी ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में वहां पर स्प्रिंग सीजन होती है उस वक्त। ठीक है, ये जो मंथ है मार्च और अप्रैल का, वहां स्प्रिंग सीजन होती है। तो यहां पर कौन सी सीजन का जिक्र हो रहा है? स्प्रिंग सीजन का जिक्र हो रहा है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, फिर ये अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, इस तरह ये पंक्ति इस तरह से क्यों काम मिली? क्या कहीं से टीप टाप के आया है ये? बिल्कुल भाई साहब, टीप के आया है। कहां से? देखो सवाल कि विच पोएट्स वर्क डज एलियट रेफरेंस विद अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ? अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ जो है कौन से पोइट के वर्क से रेफरेंस रखता है, संबंध रखता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए, नहीं। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड से भी नहीं, चार्ल्स बॉडलेयर्स लेस फ्लूरर्स डू माल उससे भी नहीं। सही जवाब है जॉफ्री
चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स, वहां से इसका जुड़ाव है। ठीक है, कहां से है? यहां से। कैसे है वो जरा यहां देखिएगा। ये जो जोफ्री चौसर की द कैंटरबरी टेल्स है, ठीक है, इसकी पंक्ति कैसे शुरू होती है? अप्रैल इज द स्वीटेस्ट मंथ। शुरू कैसे होती है? अप्रैल इज द स्वीटेस्ट मंथ, ऐसे शुरू होती है। ठीक है, यानी चौसर जो है अप्रैल को क्या बताता है? स्वीटेस्ट मंथ बताता है। क्या बता रहा है? स्वीटेस्ट मंथ बता रहा है। और ये टी.एस. एलियट भाई साहब जो हैं अप्रैल को अर्थात स्प्रिंग को क्रूलेस्ट मंथ बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको फुल कोर्स में आपको मिलता ही है। खैर, अगले सवाल पे चलते हैं। हु इज मैरी इन द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड पोएम में एक कैरेक्टर है मैरी। ये कौन है? द स्पीकर्स लवर? नहीं भैया, स्पीकर की लवर नहीं है। स्पीकर कौन है इसमें? टायरेसिस है, तो टायरेसिस की कोई लवर नहीं है। ए क्लेयरवॉयंट वुमन? क्या कोई भविष्य वक्ता है? क्या ये भविष्य वक्ता महिला है? नहीं। ए मिथिकल कैरेक्टर? क्या ये कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है क्या? नहीं। तो ये क्या है? अ यूरोपियन अरिस्टोक्रेट, अ यूरोपियन अरिस्टोक्रेट रेमिनिसिंग अबाउट चाइल्डहुड। एक नवाबजादी है साहब, जो अपने बचपन के दिनों को याद कर रही है कि हम ऐसे घूमते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, है ना। तो ये उसको याद करने वाली एक अमीरजादी है। क्लियर? ये आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 23 कि व्हाट एक्टिविटी डज मैरी रिकॉल? रिकॉल का मतलब होता है याद करना। एंजॉइंग इन विंटर, कि सर्दियों के मौसम में मैरी जो है जब ये छोटी थी उस वक्त क्या किया करती थी? ठीक है, कौन सी एक्टिविटी करती थी जिसको करने से इसको बड़ा आनंद आता था? तो वो एक्टिविटी क्या है? रीडिंग पोएट्री? क्या पोएट्री पढ़ना? नहीं। प्लेइंग कार्ड्स? नहीं। डांसिंग एट अ बॉल? नहीं। ठीक है, सही जवाब है स्लेडिंग इन द माउंटेन्स। जो बर्फ गाड़ी होती है, बर्फीले पहाड़ों में एक बिना टायर की गाड़ी सी होती है, ठीक है, बग्गी जैसी, उसकी सवारी करती थी। स्लेजिंग बोलते हैं, स्लेडिंग भी बोलते हैं इसको। तो पहाड़ों में स्लेडिंग करना, ये एक्टिविटीज को बड़ा ही आनंद देती थी, इसी को ये याद करती है। अगला सवाल है द फ्रेज। एक फ्रेज यहां पे दी गई है कि आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट सजेस्ट। पहले तो इस फ्रेज का मतलब समझ लो। आई विल शो यू फियर, मैं तुम्हें डर दिखाऊंगा। इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, हैंडफुल ऑफ डस्ट क्या होती है? ऐसे हैंडफुल ऑफ डस्ट यानी मुट्ठी भर मिट्टी, यहां मान लो राख। मैं तुम्हें मुट्ठी भर राख में डर का एहसास करवाऊंगा। अरे भैया, मुट्ठी भर राख का मतलब क्या है? इंसान खत्म हो जाता है, मिट्टी बन जाता है, ठीक है, और उसकी मिट्टी जो है ना वो क्या है? अर्थात इंसान क्या है? एक मुट्ठी भर मिट्टी का ढेर है। अर्थात तुम्हारा वजूद जो है अंत में किसको समर्पित होना है? मृत्यु को समर्पित होना है। तो इसी के संदर्भ में कहता है आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। अर्थात तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी औकात जो है वो कितनी है, वो है हैंडफुल ऑफ डस्ट जितनी है। तो ये फ्रेज जो है हमें क्या सुझाव देती है, क्या बताने का प्रयास करती है? क्या ये हमें होप एंड रिन्यूअल की बात करती है? क्या हमें उम्मीद की बात कर रही है? नहीं। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल वेल्थ, क्या ये हमें भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला जो आनंद है, क्या उसके महत्व को बता रही है? नहीं। ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्या यह पंक्ति आपके मन में सुरक्षा का भाव पैदा कर रही है? नहीं। द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड सिविलाइजेशन, अर्थात हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो जीवन है, उसकी नेचर कैसे फ्लीटिंग अर्थात क्षणभंगुर है। ये कभी भी समाप्त हो सकता है। कभी भी आप एक मुट्ठी धूल बन सकते हो, एक मुट्ठी मिट्टी जो है बन सकते हो। ये टंग ट्विस्टर जैसा कुछ हो रहा है इसलिए जुबान पे टकरा है। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 पे लिए चलता हूं। द ड्राउंड फेनिशियन सेलर इज अ सिंबल ऑफ, ये जो ड्राउंड फेनिशियन सेलर है ये किस चीज का प्रतीक है? एक फनीशिया जो शहर है वहां का एक व्यापारी था जिसको फेनिशियन सेलर कहा गया है, और यह नौका में, नाव में अपने सामान का इधर उधर ले जाकर के व्यापार करता था। डूब जाता है, उसका उद्धार हो जाता है बाद में, ऐसा कहा गया है इसमें, है ना। पूरा संदर्भ आपको फुल फ्लेजेड कोर्स में मिलेगा। ये किस चीज का प्रतीक है? पॉलिटिकल पावर का है क्या? नहीं भैया, पॉलिटिकल पावर का प्रतीक नहीं है। क्या वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को शो करता है? नहीं। डेथ, देखिए ड्राउंड एंड डूब गया, तो डूब गया तो क्या हो गया? मर गया, ठीक है। इसलिए ये शब्द किससे रिलेट कर रहा है? डेथ से। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर परिवर्तन हो जाता, उद्धार हो जाता भाई साहब का। तो डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है इससे ये जुड़ा हुआ है। तो ये प्रतीक है डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। लव एंड लॉस का भी नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हाट लिटरेरी टेक्निक डज एलियट यूज फ्रिक्वेंटली इन द वेस्टलैंड पोएम? ये जो पोएम है वेस्टलैंड, इसमें कौन सी लिटरेरी टेक्निक का यूज करता है? एक्सटेंडेड मेटाफर का नहीं है, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी नहीं है, राइम्ड कपलेट भी नहीं है, यह है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अल्यूशंस। याद रखिएगा नाम, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अल्यूशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में हम 26 के बाद में हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, कि व्हाट डज मैडम सोसोस्ट्रेस वार्न द स्पीकर अबाउट? जो स्पीकर है उसको, अर्थात टायरेसिस को वार्न करती है मैडम सोसोस्ट्रेस, किसके बारे में? ठीक है, ये करती है द डेंजर्स ऑफ लव, प्यार के नुकसान नहीं भैया, प्यार के खतरे के बारे में कुछ बात नहीं करती। द इंपॉर्टेंस ऑफ स्प्रिंग की बात नहीं करती, द कमिंग ऑफ वॉर की बात नहीं करती, ए ड्राउंड सेलर की बात करती है। और वो ड्राउंड सेलर कौन सा है? द फेनिशियन सेलर, ठीक है, कि उसकी मृत्यु जो है इससे होगी, ये इसके बारे में कहा गया है। मैडम सोसोस्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, कोर्स में पूरा कंप्लीट बता रखा है। इसको द वाइजेस्ट विमेन इन यूरोप कहा गया है, द वाइजेस्ट विमेन इन यूरोप इसको कहा गया है, ठीक है। और ये टैरो पैक जो है, ताश की गड्डी जो है जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इतने कार्ड्स ये यूज करती है, ठीक। और ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बोरोड है, लिया गया है टी.एस. एलियट के द्वारा। कहाँ से? एल्डस हक्सले का एक नॉवल है क्रोम येलो, ठीक है, वहां से इस चीज को लिया गया है। हालांकि टी.एस. एलियट जो है वो खुद इस बात को स्वीकार नहीं करते, मतलब जिक्र नहीं करते, स्वीकार नहीं, वो कहीं इस चीज का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन ये सेम कैरेक्टर विद सेम फीचर्स ये कहाँ मौजूद है? एल्डस हक्सले के क्रोम येलो नामक नॉवल में मौजूद है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको कोर्स में बताई रखी हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कोर्सेज आपके लिए अलग अलग भी अवेलेबल मैंने करवा रखे हैं आपके लिए, और कॉम्बो कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है यदि आप फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ में सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। और इन सब के लिए आपको करना क्या है? स्काई एजुकेयर ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है। 8 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, हम पर विश्वास किए हुए हैं, और हम अब तक उनके विश्वास पर खरा उतरते आए हैं। तो जुड़िए हमारे साथ में स्काई एजुकेयर ऐप पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैडम सोसोस्ट्रेस द फॉर्च्यून टेलर, जो भविष्यवक्ता हैं, क्लेयरवॉयंट भी इसको कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? क्लेयरवॉयंट भी। इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ बैड कोल्ड। मैडम सोसोस्ट्रेस जो कि क्या करती हैं? लोगों का भविष्य बताती हैं, उनको जुकाम हो गया, बैड कोल्ड, बहुत तगड़ा जुकाम हो गया। What might this imply about her credibility? उनको जुकाम होना, बहुत बुरा जुकाम होना, ये उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसके बारे में क्या बताता है? कि यार तू लोगों को भविष्य बताती अंडे है और तेरा खुद का जुकाम लागेड़ी है। यानी तू खुद अच्छी भविष्यवक्ता होती तो अपना जो शरीर है उसकी बीमारी नहीं लगने देती।
यानी तेरा जो भविष्य बताने का जो व्यवसाय है वो क्या है, झूठा है। तो सही जवाब यहां पे क्या है उसको ढूंढते हैं। शी इज फिजिकली वीक, क्या ये वाक्य कि उसको बैड कोल्ड हो गया, तगड़ी जुकाम लग गई, ये जो वाक्य है, ये फ्रेज है, ये फ्रेज जो है क्या आपको ये बताती है कि वो शारीरिक रूप से दुर्बल है एंड अनेबल टू सी द फ्यूचर क्लियरली, और जुकाम की वजह से लोगों का भविष्य जो साफ नहीं देख पा रही है, नहीं, ये तो नहीं बताती। शी इज सिंबॉलिक ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स इन मॉडर्न सोसाइटी। आज के इस मॉडर्न सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, झूठे भविष्यवक्ता बैठे हैं जो लोगों को इस तरह से गुमराह करते हैं, इस चीज की तरफ ये इशारा करती है। ठीक है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं कि विच टैरो कार्ड डज नॉट अपीयर इन द पोएम। पोएम में ये 4 कार्ड का जिक्र यहां किया गया है यहां पे, तो पोएम में कौन सा कार्ड इसमें से नहीं आता है, अपीयर नहीं होता है? द हैंग्ड मैन का आता है, ठीक है, व्हील का आता है, द ड्राउंड सेलर, फनीशियन सेलर, उसका भी आता है, लेकिन द मजिशियन, इसका कोई कार्ड अवेलेबल नहीं है। याद रख लीजिएगा, इस तरह से करके पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इस सवाल पे आइए। What is the significance of the term unreal city in the Westland? वेस्टलैंड पोएम में unreal city शब्द जो है उसको काम में लिया गया है। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है उस चीज को देखना आपको। It symbolizes the utopia, यूटोपिया का मतलब आप समझते हैं राम राज्य, that the speaker longs for। क्या इसका संबंध उस यूटोपिया से है, उस राम राज्य से है जिसकी ख्वाहिश राइटर रखता है? नहीं। इट इज अ रेफरेंस टू मिथिकल लैंड इन दांतेस इन्फर्नो। ये जो अनरियल सिटी है, क्या इसका जिक्र दांते ने अपनी इन्फर्नो नामक रचना में किया है? नहीं। इट रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान जो शहर बर्बाद हुए थे, क्या उसके जुड़ा हुआ है? नहीं। सही जवाब है इट पोर्ट्रेज मॉडर्न लंदन। ये अनरियल सिटी किसको कहा गया है वो भी आपको पता चल गया, लंदन को कहा गया है। एज लाइफलेस, क्योंकि ये बिल्कुल प्राण विहीन हो चुका है, एंड स्पिरिचुअली एम्प्टी, और ये आध्यात्मिक रूप से भी थोथा और खोखला हो चुका है, खाली हो चुका है। ये इससे जुड़ा हुआ है, आपका सही जवाब है। क्लियर? फिर अगला सवाल है, फ्रेज रखिए, ए क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज। ये कहां का रेफरेंस लिया है यहां पे? ठीक है, ये कहां से रेफरेंस लिया गया है? तो ये लिया गया है दांते का जो इन्फर्नो है वहां का रेफरेंस लिया गया है। कैसे लिया गया है वो जरा देख लीजिएगा। ये रहा दांतेस इन्फर्नो, जहां पर दांते क्या करता है, इन्फर्नो नामक जो रचना है उसमें हेल यानी नरक उसका जिक्र करता है और कहता है द फ्लोइंग क्राउड ऑफ द डेड, द फ्लोइंग क्राउड ऑफ द डेड, अर्थात जो मृत लोग हैं उनकी जो शरीर है, उनकी आत्मा, सॉरी, उनकी आत्माएं जो हैं वो बिल्कुल झुंड के झुंड में जा रही हैं। रिकॉल्स द सोल्स इन दांतेस इन्फर्नो। क्लियर? तो ये जिक्र वहां से लिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, अनरियल सिटी का हो गया, ये रहा 32-33 नंबर सवाल पे। इन द वेस्टलैंड द टैरो कार्ड, वेस्टलैंड में टैरो कार्ड, ठीक है, द हैंग्ड मैन, उसमें कार्ड आता है टैरो कार्ड कौन सा, द हैंग्ड मैन इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज रिप्रेजेंटिंग। ये जो टैरो कार्ड है हैंग्ड मैन वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इसका सही जवाब है क्राइस्ट लाइक, क्राइस्ट लाइक सेक्रीफाइस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कि जिस तरह से क्राइस्ट ने क्या किए थे, सेक्रीफाइस किए थे, फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उसका प्रतीक है ये हैंग्ड मैन वाला कार्ड। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। द बेरियल ऑफ द डेड, व्हाट डज एलियट सजेस्ट अबाउट मेमोरी एंड डिजायर? मेमोरी एंड डिजायर, ये जो पंक्ति है ये पोएम में आती है, ठीक है, तो व्हाट डज एलियट सजेस्ट अबाउट, इनके बारे में, मेमोरी और डिजायर के बारे में
पोइट क्या सजेस्ट करता है, तो भैया बिल्कुल सावधान हो जाना, ठीक है। यहाँ पे जो सही जवाब है वो ये है, दे क्रिएट, दे कौन, मेमोरी एंड डिजायर, इनके लिए आ रहा है दे क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, ठीक है, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। पूरी व्याख्या आपको कोर्स में मिल जाती है, तो वहां पर आपको फुल फ्लेजेड एक्सप्लेनेशन के लिए आना रहेगा। 35, इसी बेरियल ऑफ द डेड के अंदर एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का नाम क्या है, स्टेटसन। तो हु इज स्टेटसन, ये स्टेटसन है कौन? एक्चुअल में ए फ्रेंड ऑफ द स्पीकर फ्रॉम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये जो स्पीकर है उसका सहयोगी था, उसका मित्र था स्टेटसन, जिसको पुकारता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। 36 का सवाल क्या कहता है कि विच शेक्सपियरियन प्ले इज रेफरेंस्ड इन द वेस्टलैंड विद द लाइन, ये एक पंक्ति दे रखी है वेस्टलैंड में, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। और ये रचना जो है शेक्सपियर की कोई रचना है, उस रचना में से ये पंक्ति टी.एस. एलियट ने काम में ली है, तो उस रचना का नाम पूछा है कि कौन सा वर्क था शेक्सपियर का, ठीक है। तो सही जवाब है द टेम्पेस्ट, जी हाँ, हैमलेट, किंग लियर और मैकबेथ इसका सही जवाब नहीं है, सही जवाब है द टेम्पेस्ट, जहां से ये पंक्ति ली गई है, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आई। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द थर्ड, कि वो तीसरा कौन है, हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू, वो तीसरा कौन है जो हमेशा तुम्हारे साथ साथ चलता है, ठीक है। इन द फाइनल सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड के फाइनल सेक्शन में, अंतिम सेक्शन में एक पंक्ति आती है, थर्ड, हु इज द थर्ड हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू, तो तीसरा कौन है, तो इसका सही जवाब टायरेसिस नहीं है, द स्पीकर अल्टर ईगो नहीं है, द गोस्ट ऑफ स्टेटसन नहीं है, यह या तो क्राइस्ट है या स्पिरिचुअल प्रेजेंस है, या तो स्वयं क्राइस्ट चल रहा है या फिर कोई देवदूत जो है साथ में चल रहा है, ऐसा जिक्र यहां पर आता है। क्लियर? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 कि विच करेक्टर इज एसोसिएटेड विद द वार्निंग फियर डेथ बाय वाटर, ये जो पंक्ति आई है फियर डेथ बाय वाटर, इस पंक्ति के माध्यम से ऐसा कौन सा करेक्टर है जिसको वार्न किया गया है कि भाई साहब तेरी मृत्यु किससे होगी, पानी से होगी। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान सा सवाल रहने वाला है, फ्लेबस द फनीशियन, ठीक है, द फनीशियन सेलर भी इसको कहा गया है, और इसका नाम क्या है, फ्लेबस, फ्लेबस, ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। विच मिथिकल फिगर इज सेंट्रल टू द थीम्स ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड की जो थीम है उसका सेंट्रल फिगर, मिथिकल फिगर कौन सा है? किंग आर्थर है? नहीं है। प्रोमेथियस है? नहीं है। अकिलिस है? नहीं है। सही जवाब है द फिशर किंग। पूरी रामायण जो है, पूरी कहानी जो है उसी के इर्द गिर्द चलती है, वो घायल हो जाता है तो उसका राज्य जो है बंजर हो जाता है, और उसी पर नाम क्या दे दिया, उस बंजर भूमि को नाम दे दिया द वेस्ट लैंड। और फिर एक यात्रा करी जाती है उसके जो नाइट्स हैं उनके द्वारा होली ग्रेल लाने के लिए, है ना, जो चर्च पेरिलस जो है, चैपल पेरिलस जो है, वहाँ से ग्रेल लाने के लिए। तो मिथिकल कैरेक्टर जो सेंट्रल फिगर है वो कौन सा है? द फिशर किंग है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आइए। द लाइन, ये जो पंक्ति है, दत्ता दयाधवम दमयत्ता रिप्रेजेंट्स, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करती है द टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद्स ऑन गिविंग। दत्ता यानी देना, दत्ता दत्त देना, कंपैशन यानी दया करुणा, एंड कंट्रोल, कंट्रोल यानी अपनी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं नेगेटिव वाली, उनको क्या करना, उनका दमन करना, दमयत्ता अर्थात दमन शब्द से बना है। ठीक है, तो दत्ता दयाधवम और दमयत्ता, इसका अर्थ क्या हो गया? गिविंग, दत्ता यानी गिविंग, दयाधवम यानी कंपेशन, और जो दमयत्ता है उसका अर्थ है कंट्रोल। ठीक है, अगला सवाल। द वेस्टलैंड इंक्लूड्स मल्टीपल वॉइसेस, वेस्टलैंड में
कई तरह के कैरेक्टर्स आते हैं जो अपनी बात रखते हैं, एंड पर्सपेक्टिव्स। दिस टेक्निक इज नोन एज वेस्टलैंड जो है, इसमें मल्टीपल वॉइसेस हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, तो इतने सारे जो वॉइसेस हैं, इतने सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, तो इनका प्रयोग करके टी.एस. एलियट ने जो पोएम लिखी है, तो ये कौन सी टेक्निक है? क्या मोनोलॉग है? तो भैया मोनोलॉग, मोनो का मतलब ही क्या होता है? एक होता है, सिंगल होता है ना। सटायर व्यंग्य है? नहीं। क्या सोलिलक्वी है? सोली का मतलब एक होता है, मोनो का मतलब ही एक होता है, यानी सिंगल वॉइस तो नहीं है इसमें। तो ये जवाब तो तीनों नहीं है आपके। सही जवाब क्या है? पॉलीफनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, दो से अधिक, मल्टीपल। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? पॉलीफनी कहलाती है। ठीक, इसको आप कुछ यूँ समझ सकते हैं, इसका मीनिंग जो है, ये पॉली शब्द जो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? मैनी, अर्थात बहुत होता है। ठीक है, पॉली का मतलब मैनी हो गया, और फनी का मतलब वॉइस हो गया। ओरिजिनली रेफर्स टू मल्टीपल इंडिपेंडेंट मेलोडीज अकरिंग साइमल्टेनियसली इन म्यूजिक। ये शब्द जो है एक्चुअली म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन लिटरेचर, साहित्य में पॉलीफनी मीन्स, पॉलीफनी का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल वॉइसेस, पर्सपेक्टिव्स एंड नैरेटिव्स विद इन ए सिंगल टेक्स्ट। अर्थात एक ही पोएम के अंदर मल्टीपल वॉइसेस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, मैनी नैरेटिव्स, इनका यदि इस्तेमाल हो रहा है तो ये कहलाएगा पॉलीफनी। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 42 पे आपको लिए चलता हूं। सवाल क्या है? द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का जो पहला सेक्शन है, कौन सा? द बेरियल ऑफ द डेड इंट्रोड्यूसेस द थीम ऑफ। ये किस थीम को इंट्रोड्यूस करता है? तो इसमें यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक बात कही जाती है कि पिछले साल मैंने एक लाश जो है, डेड बॉडी जो उगाया था, क्या वो उगा ही क्या? तो लाश का मतलब मृत्यु हो गया। फिर उसका उगना अर्थात उसका वापस जीवन को प्राप्त करना अर्थात रिन्यूअल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रिवाइवल हो गया। तो इस संदर्भ में इसको ढूंढो, क्या ये पॉलिटिकल रिवोल्यूशन की बात करता है? नहीं। क्या साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात करता है? नहीं। द सेलिब्रेशन ऑफ लव है? नहीं। ये डेथ एंड रिन्यूअल है। रिन्यूअल शब्द की बजाय अगला रिवाइवल काम में ले सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी काम में ले सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे ही जो आपका अगला जो सेक्शन है, अगला जो पार्ट है, ए गेम ऑफ चेस, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, सभी का ध्यान रखना है, पांचों सेक्शन है, पांचों का आप ध्यान रखो कि कौन सा सेक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इनका टाइटल कहां से लिया गया है, और इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सा कैरेक्टर कौन से पार्ट में आता है। ए पैशनेट रोमांस है ए गेम ऑफ चेस? नहीं। द एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप्स, ये किसको दर्शाता है? ये आधुनिक रिश्तों में जो खालीपन आ चुका है, सूनापन आ चुका है, उसको दर्शाता है। ठीक है, फिर डेथ बाय वाटर जो है, ये डिस्क्राइब्स द फेट ऑफ, यह किसके भाग्य का वर्णन करता हुआ आपको नजर आता है। ठीक, तो सही जवाब है फ्लेबस द फनीशियन। अरे डेथ बाय वाटर किसकी हुई थी? किसके बारे में बताया गया था? मैडम सोसोस्ट्रिस के द्वारा, फ्लेबस द फनीशियन। तो इसी के भाग्य की बात करता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मूड ऑफ द वेस्टलैंड। अर्थात ये जो पूरी पोएम है द वेस्टलैंड, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प इस पूरी पोएम के मूड को सबसे बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करता है? क्या ये ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल है पोएम? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं है। जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी है क्या? बिल्कुल ही नहीं है। रोमांटिक एंड सेंटिमेंटल भी नहीं है। यह है फ्रेगमेंटेड एंड डिस्पेयरिंग। ठीक है, फ्रेगमेंटेड है, टुकड़े टुकड़े हैं जिनका आपस में कोई जुड़ाव नहीं है। ठीक है, और डिस्पेयरिंग है, तो ये इसका सही जवाब आपका होगा। द वेस्टलैंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट? कौन से लिटरेरी मूवमेंट से ये जुड़ी हुई है? ये सवाल फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए भी है और ये सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए भी काम का सवाल है। रोमांटिसिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है,
रियलिज्म से भी नहीं है, नेचुरलिज्म से भी नहीं है, ये मॉडर्निज्म जो मूवमेंट है उससे जुड़ा हुआ वर्क है। ठीक, अगला सवाल, द लाइन, एक पंक्ति है, आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी, एक पंक्ति ली गई है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था, आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी, कि मृत्यु इतने लोगों को बर्बाद करेगी। ये पंक्ति कहां से ली गई है? तो इसका सही जवाब है दांते का जो इन्फर्नो है वो आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट वर्ड्स फॉर्म इन द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड में कौन सी वर्स फॉर्म को काम में लिया गया है? क्या ये ब्लैंक वर्स में है? नहीं। क्या ये सोनेट स्ट्रक्चर में? पागल हो गया यार, 14 लाइनें होती है उसमें तो। आयमिक पेंटामीटर भी नहीं है, ये है फ्री वर्ड्स, ये आपका सही जवाब है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डज मैडम सुसोस्त्रिस सिंबलाइज इन द पोएम? पोएम में मैडम सुसोस्त्रिस जो है किस चीज का प्रतीक है? पहली बात तो उसके बारे में ये बताया गया कि वो क्लेयरवॉयंट है, फॉर्च्यून टेलर है। ठीक है, और उसको खुद को जुकाम लगी हुई है, अर्थात उसकी जो खुद की जो भविष्य बताने की कला है उस पर ये जुकाम होना, अर्थात उसका बीमार होना, वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती है। साथ ही साथ में इस चीज के लिए वो पैसे कमाती हैं, अर्थात उसने इस कला का क्या कर रखा है? कॉमर्शलाइजेशन कर रखा है। अब देखो इसको, द विजडम ऑफ द पास्ट, क्या भूतकाल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है? नहीं। द पावर ऑफ प्रोफेसी, क्या मैडम सोसोस्ट्रिस पावर ऑफ प्रोफेसी को दर्शाती है? नहीं। अ हिस्ट्रिकल क्वीन, क्या ऐतिहासिक रानी है? नहीं। द कमर्शलाइजेशन ऑफ मिस्टिसिज्म एंड लॉस ऑफ ट्रू इंसाइट, इसको ये शो करती है। ठीक है, याद रखना भी इस सवाल को। हु डिस्क्राइब्ड द वेस्टलैंड एज अ जस्टिफाइड हाइपरबली? जस्टिफाइड हाइपरबली है द वेस्टलैंड, ये किसने कहा? कौन से क्रिटिक ने कहा? टी.एस. एलियट ने खुद ने नहीं कहा, एजरा पाउंड ने नहीं कहा, हैरोल्ड ब्लूम ने नहीं कहा, ये कहा चिर परिचित प्रसिद्ध F.R. लीविस नाम के क्रिटिक ने कही है बात। इसके अलावा विच क्रिटिक फेमसली कॉल्ड द वेस्टलैंड? ऐसा कौन सा प्रसिद्ध क्रिटिक है जिसने वेस्टलैंड के बारे में कहा कि वेस्टलैंड क्या है? द जस्टिफिकेशन ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट, ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट का जस्टिफिकेशन है। तो ये बात जो है आई रिचार्ड्स ने नहीं कही, F.R. लीविस ने नहीं कही, हैरोल्ड ब्लूम ने भी नहीं कही, ये बात कही है एडमंड विल्सन ने। किसने कही है? एडमंड विल्सन ने ये बात कही है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यहां इस पोएम के ऊपर और भी खूब सारे सवाल जो है बनते हैं, ऐसे ही और इम्पोर्टेंट सवाल जो हैं आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारे ऐप पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यदि आपको सेकेंड ग्रेड की तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, तो इसके लिए पूरे कोर्सेज जो हैं हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक, आपके समय के अनुसार हमने डिज़ाइन किए हुए हैं, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांग है, उसके अनुसार हमने तैयार किए, आपकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार हमने तैयार किए हैं कि कब आपका एग्ज़ाम है और उस कम समय में आप कितने बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर पाएँ, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सारे कोर्सेज जो हैं तैयार किए हैं। ठीक है, ख़ास तौर से हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी यूनिक तरीके से इनको तैयार किया गया है। जैसे आप एक बार इनको पढ़ते हैं तो सीधा आपके दिमाग में छप जाते हैं। ठीक है, जगह जगह हमने पिक्चराइजेशन जो है उसका भी सहारा लिया है, जिससे चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में बिल्कुल स्थायी हो जाती हैं, छप जाती है एकदम से। एक ग्राफिक मेमोरी जो है वो आपकी डेवलप हो जाती है जब आप इस तरह के हमारे कोर्सेज को परचेज करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू।